हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू टैलेंट पर। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सीडीपी के 9वें वीडियो को। हमने टोटल 8 वीडियो अपलोड कर दिया है। जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से सभी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है और हम उन्हीं के मार्गदर्शन से ही अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो उनके बताए गए मार्ग पर चलते रहें, उनका अनुसरण करते रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। बालकों में भाषा विकास हेतु निम्नलिखित कारकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक भाषा विकास में कौन सा होता है? सामान्य अभिवृद्धि या बहुभाषा शिक्षण या धनिक परिवार? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। या शिक्षा? तो इसमें जो सबसे पहला विकल्प है ये एकदम सटीक है, सामान्य अभिवृद्धि। अगर ये होगा तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इस भाषा विकास के लिए सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसके दूसरा क्वेश्चन है, मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में होता है? मानव चिंतन में जो तर्क का प्रारंभ होता है वो किस आयु अवस्था में होता है? तो ये होता है बाल्यावस्था में। जो तर्क लगाने की क्षमता होती है वो बाल्यावस्था में ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अवस्था में सर्वाधिक रूप में गहन एवं जटिल समाजीकरण होता है? तो गहन एवं जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? तो ये होता है किशोरावस्था में। जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं तो उनके अंदर समाजीकरण की भावना उत्पन्न हो जाती है सबसे ज़्यादा। चौथे क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है? तो सामाजिक विकास सुनिश्चित किस अवस्था में होता है, यानी किस आयु के स्तर पर होता है? तो ये होता है शैशवावस्था में। जब बच्चे शैशवावस्था में होते हैं तो उनके अंदर सामाजिक विकास की भावना उत्पन्न होने लगती है। देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये हो जाएगा हमारा किशोरावस्था में। छठा क्वेश्चन है इसका, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अधिगम के मानवतावादी प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे कार्ल रोजर्स। इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये नियम है, तो नियम को याद करना पड़ेगा कि अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल रोजर्स हैं। सातवां नंबर देखेंगे इसका, थॉर्नडाइक का अधिगम का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत उनके किस नियम पर आधारित है? थॉर्नडाइक का अधिगम का जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है वो किस पर निर्भर है या किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा बहुप्रतिक्रिया का नियम। जो बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल में आता है। देखेंगे आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। दिया हुआ है, अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये किस सिद्धांत से संबंधित है जिसमें अभ्यास द्वारा व्यक्ति को निपुण बनाया जा रहा है? तो अभ्यास का मतलब प्रयास किया और प्रयास करेंगे तो कुछ त्रुटियां होंगी, तो ये सिद्धांत क्या हो जाएगा? देखिए विकल्प में दिया हुआ है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, प्रयास एवं भूल सिद्धांत। बिल्कुल सही है। जो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है ये इसी के अंतर्गत आता है कि अगर किसी व्यक्ति को अभ्यास कराएंगे तो उसको किसी भी कार्य में हम निपुण बना सकते हैं। 9वां नंबर देखेंगे इसका, कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है? निगमनात्मक चिंतन कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है अभिसारी चिंतन। इसको याद कर लेंगे, अभिसारी चिंतन हमारा निगमनात्मक चिंतन कहलाता है। 9 हो चुका है। 10वां देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक 2 प्रकार के
यथा जन्मजात तथा अर्जित होते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के, जन्मजात और अर्जित, किसके अनुसार होता है? तो ये हो जाएंगे हर्ज़बर्ग मास्ली के अनुसार। हर्ज़बर्ग मास्ली के अनुसार, इसको याद कर लें, हर्ज़बर्ग मास्ली के अनुसार। ये जो 11 नंबर हमारा है, किस मनोवैज्ञानिक ने ये सुझाव दिए हैं? इसमें टोटल 4 सुझाव दिए गए हैं। इसमें बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक ने इन चारों सुझावों को दिया है। तो पहला सुझाव है, जिन बालकों को कम दिखाई या सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाए। दूसरा सुझाव है, निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के कालांश निश्चित किए जाएं। तीसरा सुझाव है, प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच की जाए। चौथा सुझाव है, प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। तो देखेंगे कौन कौन से इसमें मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं। रॉस, क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो इसमें जितने भी सुझाव दिए हुए हैं वो सब के सब स्किनर के सुझाव हैं। स्किनर महोदय ने ये चारों सुझाव दिए हैं। 12वां नंबर है, बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था। बुद्धि लब्धि का विसर्जन प्रयोग किया गया था। विकल्प को देखेंगे, वेस्लर वेलेब्यू परीक्षण में, स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1937 में, स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1916 में, बिने साइमन स्केल 1908 में। तो इसमें हमारा जो विकल्प है वो सही हो जाएगा बी नंबर, स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1937 में ये बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था। अब 13वां क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की व्याख्यान विधि अधिक लाभकारी होती है। शिक्षण की व्याख्यान विधि लाभकारी अधिक होती है, किसमें होता है? प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बालकों हेतु, या उच्च स्तर पर अध्ययन करने वाले बालकों हेतु, या उच्च स्तर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों हेतु, या डी नंबर दिया हुआ है उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बालकों हेतु। तो ये विकल्प हमारा जो सही होगा वो डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण की जो व्याख्यान विधि है वो अधिक लाभकारी केवल उच्च कक्षाओं में होगा। अगर छोटे कक्षाओं में व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड शुरू कर देंगे तो बच्चे ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो ये हो जाएगा उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बालकों हेतु। अगला देखेंगे, शिक्षण आव्यूह का निर्माण किया जाता है। शिक्षण आव्यूह का निर्माण किसमें किया जाता है? शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के लिए, शिक्षण को प्रेरणास्पद बनाने हेतु, अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, शिक्षण उपरांत मूल्यांकन करने हेतु। अब इन चारों विकल्पों में से शिक्षण आव्यूह का निर्माण किसमें किया जाता है, कौन सा सही होगा विकल्प? तो ये जो सी विकल्प है ये एकदम सही हो जाएगा। शिक्षण आव्यूह का मतलब होता है अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना, इसी के उद्देश्य से उसका निर्माण किया जाता है। 15 नंबर है, एक अध्यापक कक्षा में बालकों को ताजमहल पढ़ाते समय ताजमहल का मौखिक शब्द चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। अध्यापक द्वारा अपनाई गई यह शिक्षण प्रविधि है। तो कौन सी शिक्षण प्रविधि है? विकल्प को देखेंगे, उदाहरण प्रविधि, विवरणात्मक प्रविधि, सम्मेलन प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ताजमहल को पढ़ाते समय ताजमहल का मौखिक शब्द चित्रण प्रस्तुत कर रहा है, मतलब कि उसका पूरा विवरण दे रहा है, अर्थात ये विवरणात्मक प्रविधि सही हो जाएगा। 16 नंबर है, समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से छात्रों में विकसित होती है। समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से छात्रों में क्या विकसित होती है? विश्लेषण योग्यता कि तार्किक योग्यता कि दोनों, या मूल्यों का विकास। तो जो दोनों हो जाएगा ये सही हो जाएगा, सी विकल्प, विश्लेषण योग्यता भी और तार्किक योग्यता भी। 17 नंबर देखेंगे, अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में किन सिद्धांतों का पालन होना चाहिए? अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में किस सिद्धांतों का पालन होना चाहिए? तो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का, अधिगम सिद्धांतों का, शिक्षण सिद्धांतों का, शिक्षण सूत्रों का। तो ये जो पहला विकल्प है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का पालन होना चाहिए, क्योंकि अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। 18 नंबर,
प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक की भूमिका होती है। प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? सहायक एवं मार्गदर्शक की। बिल्कुल, अध्यापक की जो भूमिका होती है वो सहायक एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। अनुशासन स्थापना करने वाले की। बिल्कुल गलत। नियंत्रक की, ये भी नहीं होगा। योजना के नेता के रूप में, ये भी नहीं होगा। इसमें अध्यापक की जो भूमिका सही मायने में देखा जाए तो ये केवल सहायक एवं मार्गदर्शक के रूप में होता है। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है और वो बच्चों को मार्गदर्शन कराता है। 19 नंबर है, मूल्यांकन मापन की तुलना में है। मूल्यांकन मापन की तुलना में व्यापक है। सामान्य नहीं होगा, प्रभावहीन नहीं होगा, संकुचित नहीं होगा, व्यापक सही हो जाएगा। 20 नंबर है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है? तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? लिखने पढ़ने में अक्षमता। तो विकल्प को देखेंगे एक एक करके। वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, ये डिसलेक्सिया में होता है। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये नहीं होता है। लिखने की धीमी गति, ये भी डिसलेक्सिया है। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ, ये भी डिसलेक्सिया है। मतलब डिसलेक्सिया कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ये डिसलेक्सिया नहीं है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 21 नंबर। ये 21 नंबर है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए? शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। समुदाय के विचारों को देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सही विकल्प हमारा बी नंबर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा होगा? तो ये होता है उदात्तीकरण। इसको याद कर लेंगे, उदात्तीकरण होता है। 23 नंबर, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें क्या कराना चाहिए? खेल के कालांश में शारीरिक विकलांग बच्चों को क्या कराना चाहिए? एक कोने में बैठाना चाहिए ताकि वह खेल का आनंद ले सकें। जी नहीं, ऐसा हम बच्चों के साथ कभी नहीं करेंगे। बी नंबर है, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही, विकलांग बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना है ताकि वह खेल में हिस्सा ले सकें किसी तरह से। सी नंबर दिया हुआ है, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। जी नहीं, जोर नहीं डालना है, उनके स्वेच्छानुसार करना है, उनकी इच्छानुसार करना है। 24 नंबर, विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है, भूगोल की कक्षा में उपयोग किया जाना कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक अंतरण का उदाहरण। बिल्कुल सही हो जाएगा। नकारात्मक होगा नहीं, शून्य अंतरण होगा नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। विकल्प हो जाएगा सकारात्मक अंतरण का। 25 नंबर देखेंगे क्वेश्चन को। हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग जो मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर यह आधारित होगा? तो चलिए देखते हैं विकल्प को, अभी समझ में आ जाएगा किस पर ये आधारित होगा। बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर। बिल्कुल नहीं, इसमें वाह बात की गई है, बुद्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि व प्रजात विभिन्नता पर, यह भी नहीं होगा। वैयक्तिक विभिन्नता पर। बिल्कुल सही, वैयक्तिक का मतलब व्यक्ति के बारे में पर्सनली बताया गया है,
कि कौन सा व्यक्ति किस टाइप का है, कि कुछ व्यक्ति लंबे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ काले हैं, तो ये हो जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता। 26 नंबर है, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय शिक्षक को कैसी प्राथमिकता देनी चाहिए या किस चीज़ की प्राथमिकता देनी चाहिए? व्याख्यान विधि को? बिल्कुल नहीं, निचली कक्षा में व्याख्यान विधि नहीं चल पाएगा। दत्त कार्य को? बिल्कुल नहीं। कहानी कथन को? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर छोटे बच्चों को या निचली कक्षाओं में कहानी कथन को अगर प्राथमिकता दिया जाए तो बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। सामूहिक चर्चा, ये भी नहीं हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। तो जो व्यापक मूल्यांकन है ये क्या इंगित करता है? विकल्प को देखेंगे, समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन? नहीं होगा। सभी विषयों का मूल्यांकन? जी नहीं। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन? बिल्कुल सही हो जाएगा ये सी विकल्प। डी नंबर है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र तो सी में भी है, इसलिए सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। 28 नंबर है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। अगर बहुभाषी विद्यार्थी हैं तो कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा? बिल्कुल नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई बाधाएं नहीं उत्पन्न होंगी। विद्यार्थी के मध्य सामंजस्य की समस्या? बिल्कुल नहीं, कोई सामंजस्य नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी सामंजस्य में। अध्यापक में कुंठा? बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सीखने में समृद्ध संसाधन? बिल्कुल सही हो जाएगा, डी विकल्प सही है। 29 नंबर, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? अगर क्लास में कोई विद्यार्थी अधिगम अक्षम है तो उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विकल्प को देखेंगे, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, ध्यान तो हमें बच्चों की तरफ बिल्कुल देना है। उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल सही, ये पता करेंगे कि वो उसकी अक्षमता क्या है, किस प्रकार की उसकी अक्षमता है, प्रॉब्लम क्या है उसकी, ये जान करके उसको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही हो जाएगा। उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे? बिल्कुल नहीं। उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे? ये भी नहीं होगा, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 और लास्ट क्वेश्चन है इसका, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना? गलत हो जाएगा। दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल? ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल? बिल्कुल सही। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब होता है कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल? ये भी नहीं होगा, सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बस आज के इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। सीडीपी से संबंधित सभी वीडियोस हम उपलब्ध कराएंगे, साथ ही साथ मैथ के भी वीडियो एवं हिंदी के वीडियोस भी लेकर के आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ धन्यवाद।